इस घटना का संबंध मेरे पिताजी से, मेरे बचपन से, शहर से, और शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय मेरे मन में बैठा हुआ है उससे भी। ये तब की बात है जब पिताजी 55 साल के हुए थे। दुबला शरीर, सर के बाल मक्के के भुए की तरह सफेद। ऐसा लगता था कि जैसे सर पर रुई की टोकरी रखी हुई। पिताजी सोचते ज्यादा थे, बोलते बहुत कम थे, लेकिन जब बोलते थे तो हमें बड़ी राहत मिलती थी। ऐसा लगता था कि जैसे बहुत देर से रुकी हुई सांस बाहर निकल रही। उनकी चुप्पी हमें बहुत ही रहस्यपूर्ण और गंभीर लगती। लेकिन एक बात है, हम बच्चे ये जानते थे कि हमारे पिताजी संसार की सारी भाषाएं जानते थे, संसार के सारे ज्ञान की तिजोरी उन्हीं के पास है। और हमारी तरह हमारा समाज भी इस बात को जानता था और पिताजी से डरते हुए उनका सम्मान करता था। हम बच्चों को अपने पिताजी के ऊपर बहुत गर्व था। वैसे तो यह साल में एक आध बार होता था, लेकिन पिताजी कभी कभी हमें शाम में टहलाने के लिए लेकर चलते थे। बाहर निकलने से पहले वो मुंह में पान भर लिया करते थे। पान की पीक बाहर निकालने के डर से वे बोलते नहीं थे। इस बीच अगर मेरे साथ में बहन कुछ सवाल पूछती तो मैं ही उन सवालों का जवाब दे दिया करता था, क्योंकि यदि मेरा जवाब गलत हुआ तो पिताजी को बोलना पड़ जाएगा। बोलने में बहुत तकलीफ होती थी पिताजी को। एक तो बोलने के लिए उन्हें पान की पीक मुंह से बाहर निकालनी पड़ती थी, और दूसरी तकलीफ यह होती थी कि जिस दुनिया में वो चुप रहते हुए रहा करते थे, उस दुनिया से इस दुनिया में आने में उन्हें एक कठिन दूरी तय करनी पड़ती थी। वैसे ये काम बहुत ही जोखिम भरा हुआ करता था, क्योंकि यदि हमारा जवाब गलत हो गया तो पिताजी को बोलना पड़ जाता है। मेरी और मेरी मां की पूरी कोशिश रही कि पिताजी को बोलना ना पड़े, वे अपनी दुनिया में सुख चैन से रहे। वैसे तो उनकी यह दुनिया हमारे लिए बहुत ही रहस्यपूर्ण थी, लेकिन हमारे घर की सारी समस्याओं का हल उन्होंने उसी दुनिया में रहते हुए किया था। जैसे तब जब मेरे स्कूल की फीस की बात आई और हमारे घर में एक आखिरी गिलास बचा हुआ था। पहले तो 2 दिन तक पिताजी बिल्कुल चुप रहे। मां को लगा कि शायद पिताजी के पास इस समस्या का हल नहीं, या शायद पिताजी फीस की बात ही भूल गए। लेकिन तीसरे दिन जाकर उन्हें ये बात याद आई और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने लिफाफे में पत्र लिखकर भेजा डॉक्टर पंत के पास। डॉक्टर पंत ने अपने बेटे से परिचय करवाया, मुझे शरबत पिलाई और 100 के 3 नोट मेरे हाथ में दिए। पिताजी के साथ रहना ऐसा लगता था जैसे हम किसी किले में रह रहे हैं। एक ऐसा किला जिसकी दीवारें ऊंची हों, सख्त लाल चट्टानों की बनी हुई हों, जिसकी बुर्जें ऊंची हों, किले के चारों ओर गहरी नहरें खुदी हुई हों। यह किला हर बाहरी हमले के प्रति अभेद्य। हाँ, मेरे पिताजी एक अभेद्य किला थे। हम बच्चे शाम में उस किले के परकोटे पे घूमते थे, दौड़ते थे, टहलते थे और फिर रात में गहरी नींद में सो जाते थे। लेकिन उस दिन पिताजी जब घर आए तो उनके टखने में पट्टी बंधी हुई थी। लोगों ने बताया कि पिताजी को तिरिछ ने काटा है। तिरिछ! मैंने एक बार तिरिछ को देखा था। हमारे गांव के बाहर तालाब के पास चट्टानों का एक ढेर है। गर्मी में जब वो चट्टानें बेहद गर्म हो जाती हैं तो उन्हीं चट्टानों से तिरिछ निकल कर जाता था। मेरे साथ मेरा दोस्त थानू था। उसने मुझे बताया कि वो देखो, वो रहा तिरिछ। वो तिरिछ काले नाग से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। सांप तो इंसान को तब काटता है जब इंसान का पैर सांप के ऊपर पड़ जाए या इंसान बेवजह से तंग करे, लेकिन तिरिछ इंसान से नजर मिलने के बाद उसके पीछे पड़ जाता है। थानू ने मुझे एक बात बताई थी।
जब भी तिरिच इंसान का पीछा करता है तो इंसान की गंध के सहारे पीछा करता है। दरअसल होता यह है कि इंसान भागते समय अपने कदमों के निशान ही नहीं छोड़ता, बल्कि मिट्टी में अपने पैरों की गंध भी छोड़ता जाता है, और तिरिच उसी गंध के सहारे इंसान का पीछा करता है। थानू ने बताया था कि जब भी किसी तिरिच को देखो उससे नजरें मत मिलो। एक बार अगर उससे नजरें मिल गई तो फिर चाहे पूरी पृथ्वी का ही चक्कर क्यों ना लगा लो, तिरिच तुम्हारे पीछे चला आएगा। थानू ने मुझे एक बात और बताई थी, जब भी तिरिच से बचना हो तो कुछ दूर तक पहले पास पास कदम बढ़ा है और फिर कुछ दूर के बाद एक लंबी छलांग ले। जहां तक पैरों के निशान पास पास होंगे तिरिच गंध को महसूस करता हुआ है, लेकिन जहां से इंसान ने लंबी छलांग लगाई होगी तिरिच उलझन में पड़ जाएगा और चक्कर खा जाएगा। मेरे इस दुस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र दो ही थे, एक हाथी और दूसरा तिरिच। हाथी से तो मैं किसी भी तरह भाग आता था, किसी ऊंचे पेड़ पे चढ़ जाता था या फिर हवा में उड़ने लगता था, लेकिन तिरिच के सामने तो मैं किसी इंद्रजाल में फंस जाता। मैं भागता लेकिन फिर भी तिरिच मेरे पीछे पीछे आता। उफ, कोई जरूरी नहीं था कि वो तिरिच किसी इमारत के पिछवाड़े में या किसी झाड़ी या जंगल में दिखाई दे। वो तिरिच मुझे बाजार में दिख जाता था, वो तिरिच मुझे सिनेमा घर में दिख जाता था, यहां तक कि मेरे अपने कमरे में भी दिख जाता था। मैं तिरिच से अपनी नजरें बचाने की लाख कोशिश करता, लेकिन वो मेरे पीछे आ ही जाता। वो मुझे बेहद खतरनाक, समझदार और चतुर प्राणी लगता। उसकी आंखों में मेरे लिए परिचय की जो चमक दिखाई पड़ती थी, ऐसा लगता था कि वो मेरा एक ऐसा चिर परिचित शत्रु है जिसे मेरे दिमाग में उठने वाले हर विचार के बारे में पता। मैं बेचैनी से भर जाता, मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो जाता, मैं बेदम होने लगता। यह सबसे खौफनाक, यात्रादायक और पीड़ादायी सपना वही था। मैं जोर से आवाज लगाता, थानू, बहन, पिताजी। और फिर वो पल आ जाता जब एक सनसनी पैदा कर देने वाली, सुन्न कर देने वाली मृत्यु मुझे चारों ओर से घेर लेती। मृत्यु नहीं, बल्कि तिरिच द्वारा की जाने वाली हत्या। कभी कभी मैं जागने में सफल भी हो जाता। मां आती, मेरे सर को सहलाती और फिर मुझे रजाई में ढक, जबकि होना यह चाहिए था कि मां को मुझे जगा देना चाहिए। मैं फिर से अपनी उसी खौफनाक दुनिया में अपनी मृत्यु नहीं, तिरिच द्वारा अपनी हत्या से बचने की कोशिश में जूझता हुआ अकेला छोड़ दिया गया। वैसे इन सारे मामलों में मुझे एक अनुभव हो गया था। ऐसी स्थिति में मेरी आवाज ही मेरा सबसे बड़ा अस्त्र। आवाज, आवाज। ऐसा लगता कि मेरे नीचे कोई ठोस आधार ही नहीं। ऐसा लगता कि मैं जैसे हवा में तैर रहा हूं। और ठीक उसी नाजुक पल में मुझे अपने इस अस्त्र की याद आती। मेरी आवाज, आवाज, आवाज। और मैं जाग जाता। मां आती, पूछती, अरे तुम्हें क्या हुआ था रात में? मैं इतना असमर्थ होता कि मेरे पास बताने के लिए ऐसी कोई भाषा नहीं थी कि मैं सब कुछ वैसा ही बता सकूं जैसा जैसा मेरे साथ रात में हुआ था। मैं बस इतना ही कहकर रह जाता कि मां जाकर सो जाओ। एक बहुत ही खौफनाक, बहुत ही बुरा सपना था। मुझे शक था, मुझे यकीन था कि पिताजी को उसे तिरिच ने काटा। लेकिन एक अच्छी बात और हुई थी जो मैंने आपको बताई नहीं।
दरअसल तिरिच जब किसी इंसान को काटता है तो काटने के बाद अपने पेशाब में लौटने लगता है। यदि इंसान ने तिरिच को पेशाब में लौटने से पहले नहीं मारा तब तो इंसान का बचना मुश्किल है। लेकिन पिताजी ने एक अच्छा काम किया था। तिरिच के पेशाब में लौटने से पहले ही उन्होंने तिरिच की हत्या कर दी थी। अब मुझे राहत थी, खुशी थी। एक अच्छी बात तो यह हुई थी कि पिताजी की जान बच गई, और दूसरी अच्छी बात यह हुई थी कि मेरा सबसे चिर परिचित शत्रु मारा जा चुका है। अगले दिन पिताजी को तैयार होकर शहर जाना था। शहर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस घटना का संबंध शहर से भी। पिताजी सुबह सवेरे तैयार होकर शहर के लिए निकल पड़े। दरअसल कचहरी में हमारे मकान के लिए एक सुनवाई थी। मकान पर नालिश हो चुका। अगले दिन सुबह ही पिताजी को ट्रैक्टर मिल गया। पड़ोस के गांव से आने वाला वो ट्रैक्टर अगले 2 घंटे में ही पिताजी को शहर छोड़ने वाला। ट्रैक्टर में बैठे हुए थे पंडित राम अवतार शास्त्री। पंडित राम अवतार शास्त्री को जब यह पता चला कि पिताजी तिरिच के जहर के शिकार हो चुके थे तो राम अवतार शास्त्री ने बड़ी ही ज्ञान भरे लहजे में उन्हें कहा, ऐसा है मास्टर साहब, देखिए ये तो आपने अच्छा किया कि आपने तिरिच को मार डाला, लेकिन पता है आपको तिरिच को मारने से ही काम नहीं चलेगा। तिरिच के जहर में ऐसा करिश्मा है जो अपना असर 24 घंटे के बाद भी दिखा सकता है। 24 घंटे के बाद भी। दरअसल उन लोगों का यह कहना था कि कई प्राणी जो मर जाते हैं शीत के ओस की बूंदों को पाकर दोबारा जीवित होते हैं। पता नहीं उनमें यह विश्वास कहां था। लोगों ने सलाह दी कि पिताजी आप ट्रैक्टर से उतर जाए और तुरंत जाकर उस तिरिच को कुचल डाले, दफना दे या उसे जला दे। लेकिन पिताजी ऐसा नहीं कर सके। दरअसल कोर्ट में हमारे अकेले उस मकान के लिए सुनवाई थी। इस बार अगर जज सनक गया और वकील जिसे पिछली बार फीस नहीं दी जा चुकी थी उसने लापरवाही दिखा दी तो जज कुर्की जब्ती का ऑर्डर भी कर सकता था। हमारे घर हमारी पुश्तैनी संपत्ति हमसे छीनी जा सकती थी। अकेली पुश्तैनी संपत्ति, हमारा वो मकान। विचित्र स्थिति थी भाई। पिताजी तिरिच के जहर से बच भी नहीं सकते थे और तिरिच के जहर से बचते तो हमारा मकान हमसे छिन सकता था। राम अवतार शास्त्री जो खुद को ज्योतिषी होने के साथ साथ वैद्य होने का भी दावा करते थे, उन्होंने पिताजी को एक सलाह दी कि मास्टर साहब एक काम हो सकता है, जिससे आप तिरिच के जहर से भी बच सकते हैं और आपसे आपका मकान भी नहीं छिन सकता है। आप पेशी में भी जा सकते हैं कोर्ट। उपाय यह है, कहीं से अगर धतूरे का काढ़ा मिल जाए तो तिरिच के जहर को काटा जा सकता है। लो, अब धतूरे का पेड़ कहां से खोजा जाए भाई? तो पड़ोस के गांव के एक ट्रैक्टर में एक धतूरे के पेड़ की कुछ पत्तियां मिल गई। पत्तियों का काढ़ा तैयार किया गया। पिताजी को चाय के साथ मिलाकर पिला दी गई। चूंकि काढ़ा बहुत कड़वा था, पिताजी को एक बहुत ही बड़े खतरे से निकालने की कोशिश की जा रही थी। तिरिच के बारे में मुझे एक बात और पता है, जिसके फलस्वरूप आगे चलकर कैमरे का आविष्कार हुआ। कैमरा दरअसल होता यह है, सांप को जब कोई इंसान मारता है तो सांप की आंखों के भीतरी पर्दे पे इंसान का एक स्पष्ट चित्र निकल जाता है। ठीक उसी तरह तिरिच की हत्या करने वाले इंसान का भी चित्र तिरिच की आंखों के पीछे दर्ज हो सकता है। यदि तिरिच ने पिताजी की तस्वीर अपने चेहरे में कैद कर ली होगी
तो तिरछ का कोई दूसरा जोड़ा आकर उसकी आंखों में झांकता और वो पिताजी के चेहरे को पहचान कर पिताजी का पीछा। उफ, मुझे चिंता होने लगी कि पिताजी ने तिरछ को दफनाया क्यों नहीं या उसे जलाया क्यों नहीं। अब मैं इतने बड़े जंगल में कहां जाकर तिरछ को खोजूं। खैर, मैंने टॉर्च उठाया और अपने दोस्त थानू के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। मैंने थानू को बताया, थानू, इस जगह को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वो देख, वो रहा सकरा नाला जो बरसात में पूरी तरह लबालब भरा हुआ रहता है लेकिन गर्मियों में बिल्कुल सूख जाता है। वहीं से तिरछ नजर आता है। और वो देखो कीकर का पेड़, वो बूढ़ा कीकर जिसके ऊपर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हुए, शताब्दियों पुराने ये छत्ते। थानू को मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था। और फिर अचानक मेरी नजर उस तिरछ पर पड़ गई। मैंने थानू को दिखाया, वो रही तिरछ की लाश, चट्टानों के ऊपर बिछी हुई तिरछ की लाश। मैंने झट से पत्थर उठाया और तिरछ को पूरी तरह से कुचलने लगा। मैंने सूखी पत्तियां इकट्ठी की और तुरंत ही तिरछ को जला दिया। तिरछ के जलने की चिरायन गंध पूरे जंगल में फैल रही थी। मेरे साथ खड़ा मेरा दोस्त थानू तो रो रहा था और मैं बेतहाशा खुश था। मेरे अंदर हिंसा और उत्तेजना की एक सनसनी दौड़ रही थी। मेरा सबसे चिरपरिचित शत्रु मारा जा चुका है। अब मैं इस पूरे जंगल में सीटी बजाता हुआ घूम सकता हूं। ये सारा जंगल अब मुझे आप काम करेंगे। मास्टर साहब ने यह भी बताया था कि 10:10 पर ट्रैक्टर शहर पहुंचा था। शहर के टोल नाके के पास जब पिताजी उतरे तो उन्होंने पेशाब करने की बात कही और उनका कहना था कि उनका सर कुछ घूम रहा है। पिताजी बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। शायद उन्हें कचहरी जाने का रास्ता नहीं पता था। आप लोगों को बताना भूल गया कि मेरे पिताजी के साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि गांव की पगडंडियां और गलियां तो उन्हें याद रहती थी लेकिन शहर की सड़कें वो भूल जाते थे। मेरे पिताजी तो शहर जाना ही नहीं चाहते थे। वो हर उस आखिरी वक्त तक शहर जाना टालना चाहते थे जहां तक वो टाल सकते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि वो बस स्टैंड पे सामान लेकर पहुंचते थे शहर जाने के लिए, लेकिन बस के खुलने के ठीक एंड पहले वे कहीं पेशाब करने चले जाते या फिर पान खाने चले जाते और घर आकर मां से कहते, अरे मैं तो बस स्टैंड गया था लेकिन बस छूट गई। लेकिन मैं और मेरी मां ही जानती थी कि बस छूटी नहीं, पिताजी ने जानबूझकर शहर जाने वाली वो बस छोड़ी है। 10:10 से लेकर शाम 6 बजे तक पिताजी के साथ क्या क्या हुआ इसका बस एक धुंधला सा अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि सटीक जानकारी देने वाला कोई मिला नहीं। ऐसे लोगों के साथ जब कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं तो कोई ना कुछ बताने वाला मिल ही जाता है। इसलिए मैंने कहा कि धुंधला अनुमान।
मास्टर नंदलाल ने यह बताया था कि पिताजी ने प्यास लगने की बात कही। मेरे ख्याल से पिताजी ने सोचा होगा कि वे वकील के पास जाकर एक गिलास पानी मांगेंगे और साथ ही वो बता देंगे कि पिछली शाम में तिरिच ने काटा था। पिछली दफा जब पिताजी शहर गए थे तो उन्होंने शहर के एक होटल में जाकर बैरे से एक गिलास पानी मांगा था। बैरे ने पानी की बात सुनकर ही एक बहुत ही भद्दी गाली दी थी पिताजी को। गाली को सुनने के बाद पिताजी ने एक गिलास पानी मांगने की हिम्मत छोड़ दी। पिताजी बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे। या फिर शायद ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने किसी से कचहरी जाने का रास्ता पूछा होगा, लेकिन किसी ने ठीक ठीक जवाब नहीं दिया होगा, या कुछ ऐसा जवाब दिया होगा कि पिताजी समझ नहीं पाए होंगे। गंवार आदमी, भागो यहां से। कैसे चले आते हैं ये लोग शहर में? हाँ? अरे मेरे ऑफिस जाने का टाइम है, मैंने तुम्हें कोर्ट जाने का रास्ता बताता था। तुम हट हट। उसके बाद पिताजी को हिम्मत नहीं रही होगी कि वो किसी से कोर्ट जाने का रास्ता पूछ सके। 8 मई 1977 यही तारीख थी जिसकी मैं बात कर रहा था। मई की तपती गर्मी, मई का तपता सूरज, तिरछ के जहर का असर धतूरे की काढ़ा को पिए हुए भी पिताजी को 1.5 घंटे से ऊपर हो चुके। तपती गर्मी, तिरछ का जहर, धतूरे का काढ़ा, इन सब ने मिलकर कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि पिताजी को बीच बीच में कहीं चक्कर भी आ पड़ा। किसी ने बताया कि सुबह के 11 बजे पिताजी को भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में देखा गया था। 11 बजे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन पिताजी वहां क्यों जाएंगे? पिताजी को तो कचहरी जाना था। अरे हाँ, शायद मेरे गांव का एक आदमी भूमि सहकारी बैंक पे काम करता है। पिताजी ने बस यूं ही बैंक लिखा देखा होगा, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है कि भूमि सहकारी बैंक है, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और बस उन्हीं बैंक में घुस पड़े हैं। सुबह का वक्त था। हर कर्मचारी अपने काम में बड़ी शिद्दत से लगा हुआ था। कैशियर साहब अपने टेबल के पास नोट गिनने में मशगूल थे। उस वक्त किसी ने बताया कि टेबल पर 60,000 रुपयों की गड्डी रखी हुई थी। आमतौर पे इतनी सुबह कैशियर के टेबल के पास कोई आम आदमी नहीं जाता है, लेकिन पिताजी कैशियर की टेबल तक पहुंच गए। कैशियर ने बताया था कि पिताजी का चेहरा उस समय बिल्कुल खौफनाक लग रहा था। चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। आज कैशियर बताता है कि वो अगर पिताजी को कुछ देर पहले अगर अपनी ओर आता हुआ देखता तो शायद वो उतना नहीं घबराता, लेकिन हुआ यूं कि पिताजी अचानक टेबल के पास आए और कैशियर ने अचानक अपना सर उठाया और अचानक कैशियर की आंखें पिताजी के चेहरे पे गई और वो डर से चीख पड़ा। डरते डरते उसने वहां सायरन की घंटी बजा दी। इस घटना का संबंध उस कैशियर से भी है और सायरन की उस घंटी से भी। काश पिताजी कुछ देर बाद कैशियर के पास आए। बैंक के बाहर पान की दुकान लगाने वाले बिल्लू ने बताया कि पिताजी जब बैंक से निकले
तो उनका चेहरा कटा फटा था, ओठों के नीचे से खून रिस रहा था और कहीं कहीं जख्म के निशान भी थे जो बाद में कत्थई या नीले रंग के पड़ जाते हैं, वैसे जख्म के निशान। पान दुकान वाले बिन्नू ने बताया कि पिताजी बार बार रोते रोते कह रहे थे, बैंक के स्टाफ ने मेरे सारे कागजात छीन लिए, बैंक के स्टाफ ने मेरे सारे रुपए छीन लिए। लेकिन बन्नू, पान दुकान वाला बन्नू शायद पे बहुत जोर दे रहा था। वो साफ साफ कुछ नहीं बताना चाहता था, शायद बैंक के कर्मचारियों के डर की वजह से वो शायद पर बहुत जोर दे रहा था। शायद ये हुआ होगा। धतूरे का काढ़ा पिए हुए पिताजी को लगभग 2 घंटे से ऊपर हो चुके थे, लेकिन पंडित राम अवतार शास्त्री आज ये नहीं मानते हैं कि पिताजी की इस हालत के पीछे धतूरे का काढ़े का कोई योगदान होगा। पिताजी तो धतूरे का काढ़ा पिए होंगे, लेकिन धतूरे के काढ़े की वजह से ये पिताजी की हालत हुई थी, राम अवतार शास्त्री ये नहीं मानते। वे कहते हैं कि अक्सर होली में लोग धतूरे का काढ़ा पीते हैं, लेकिन तब तो किसी की हालत ऐसी नहीं होती। राम अवतार शास्त्री ये बताते हैं कि पिताजी की हालत ऐसी होने के पीछे एक ही वजह रही होगी, बैंक के किसी स्टाफ ने पिताजी के सर के पिछले भाग पे वार किया होगा, या शायद ये तिरिच के जहर का असर हो सकता है। पिताजी को बचपन से ही एपेंडिसाइटिस की शिकायत थी, बहुत कमजोर थे पिताजी। 8 मई 1977, तपती गर्मी, तपता सूरज, तिरिच का जहर, धतूरे का काढ़ा, बैंक में पिटाई। दोपहर 1 बजे पिताजी को थाने में देखा गया। थाना जो विजय चौक के पास, मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि थाने से कचहरी की दूरी तो मतलब 5 मिनट की रही होगी। पिताजी अगर थाने गए थे तो उन्होंने थाने में जाकर कचहरी का रास्ता क्यों नहीं पूछा, या शायद वो अपने गांव का रास्ता भी पूछ सकते थे। वे उस ट्रैक्टर का पता लगा सकते थे जिस ट्रैक्टर ने उन्हें शहर में उतारा होगा। अरे थाने की बात तो मैं बताना ही भूल गया था। दरअसल थाने में उस दिन SHO राणा रंजीत प्रताप की ड्यूटी थी। राणा रंजीत प्रताप एक बहुत ही कड़क किस्म थे और उस समय वो उनके लंच का टाइम रहा। किसी ने बताया कि उस दिन SHO साहब के टेबल पर जैसे ही उन्होंने टिफिन बॉक्स खोला, टिफिन बॉक्स में दिखाई दी करेले की सब्जी। करेले की सब्जी, करेला। 13 साल का वैवाहिक जीवन और बीवी को यह पसंद नहीं है कि पति करेले की सब्जी से कितनी नफरत करता है। करेले की सब्जी देखकर SHO साहब का मूड पहले ही से ऑफ हो चुका था और ठीक उसी वक्त उनकी नजर पड़ी पिताजी के ऊपर। पिताजी को देखने के बाद उन्हें लगा कि शायद कोई भिखारी है या कोई शराबी इस हालत में थाने में घुसा आ रहा है। उन्होंने अपने हवलदार को आवाज दिया, कहां मर गया रे? रोको, देखो कोई शराबी या भिखारी थाने में घुसा चला आ रहा है, देखो। हालांकि हवलदार गजानर इस बात से इनकार करते हैं कि उन्होंने पिताजी पे हाथ उठाया। SHO साहब आज बहुत ही अफसोस के साथ ये कहते हैं कि अगर उन्हें जरा सी भी इस बात की भनक होती कि वो पड़ोस के गांव का कोई इज्जतदार हेडमास्टर राम स्वरूप प्रसाद है, तो उन्होंने कुछ घंटे तो उन्हें थाने में जरूर बिठाया होता, पानी जरूर पिलाया होता। लेकिन मेरी चिंता यह है कि सुबह 10:10 से लेकर थाने में 1 बजे पहुंचने तक पिताजी ने 1 गिलास पानी पिया था क्या?
या शायद उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो अपनी प्यास से भूल गए थे। जब दर्द की स्थिति ऐसी ऐसी चरम पर पहुंच जाए तो इंसान अपनी भूख और प्यास भी भूल जाता है। एक गिलास पानी सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, और वो कॉलोनी उस जगह से बहुत ज्यादा दूर नहीं है जहां पिताजी को 2 बजे देखा गया था। शहर के सबसे पॉश लोगों की कॉलोनी, एक पॉश कॉलोनी जहां शहर के सबसे बड़े एलीट क्लास के लोग रहा करते। आमतौर पर यह जगह बहुत ही शांत जगह थी, घटना विहीन जगह थी। लेकिन उस दिन इस कॉलोनी में वो घटना घटी जिस घटना का संबंध मेरे पिताजी से। कॉलोनी में बच्चों ने मारो मारो का शोर जब उठाया तो अपने अपने फ्लैट से, अपने अपने बंगले से एलीट लोग आना शुरू कर दिए। कोई बड़ा ठेकेदार, कोई बड़ा बिजनेसमैन, वो कोई बड़ा राइटर, वो कोई बड़ा जर्नलिस्ट, वहां वो सब इकट्ठे हुए। उसी भीड़ में से किसी जर्नलिस्ट थपलियाल ने देखा कि पिताजी को घेर कर कुछ बच्चे उन पर ठेले बरसा रहे। लड़कों ने कहा कि पिताजी ने गाली देना शुरू कर दिया है और कॉलोनी की एक महिला के साथ इन्होंने अभद्र व्यवहार किया है। पिताजी और अभद्र व्यवहार, पिताजी भला किसी को ठेले क्यों मारे? उस दिन जर्नलिस्ट थपलियाल की सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग थी। जर्नलिस्ट थपलियाल ने बताया कि उस दिन अगर मुझे सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर नहीं करना होता तो मैं पिताजी को जरूर उस भीड़ से बचा लेता, लेकिन साथ में बैठे हुए राइटर मेहता साहब ने बताया, यार भाई मुझे तो उस दिन कल्चरल सेंटर में किसी कल्चरल इवेंट को इनॉग्रेट करने जाना था, मैं भला इनॉग्रेशन कैसे छोड़ सकता था? अगर इनॉग्रेशन अगर उस दिन नहीं होता तो मैं पिताजी को जरूर उस भीड़ से बचा लेता। सही बात है, इनॉग्रेशन करना भी तो एक इंपॉर्टेंट काम है। उस इंपॉर्टेंट काम के लिए भला एक गांव के बूढ़े को क्यों बचाया जाए? उसके पीछे इतना वक्त क्यों जाया किया जाए? महिलाओं से अभद्र व्यवहार मेरे पिताजी, नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि पिताजी उन महिलाओं के पास इसलिए गए होंगे कि वो उनसे एक गिलास पानी मांग लें। शायद उन्होंने सोचा होगा कि महिलाएं उन्हें एक गिलास पानी जरूर पिला देंगी, लेकिन महिलाओं ने पिताजी की उस हालत को देखा होगा, उनके खौफनाक चेहरे को देखा होगा, उनके डरावने रूप को देखा होगा, तो शायद वो महिलाएं घबरा गई होंगी और उन्होंने पानी देने के बहाने चिल्लाना शुरू कर दिया होगा। वो जगह उस रईस कॉलोनी से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है जहां पिताजी को सबसे ज्यादा चोटें आई। नेशनल रेस्टोरेंट के पास पिताजी को 2:30 बजे देखा गया। 2:30 बजे नेशनल रेस्टोरेंट के मालिक सतनाम सिंह ने बताया कि अरे भाई साहब, अरे आपके पिताजी तो बच्चों को गालियां दे रहे थे, वो ढेले उठाकर मार रहे थे। उन्हीं भीड़ में से बच्चे और ज्यादा आक्रामक हो गए जब एक बच्चे के सर पे पिताजी द्वारा फेंका गया ढेला लग गया। भीड़ और भी ज्यादा आक्रामक हो गई थी। पिताजी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। नेशनल रेस्टोरेंट के बैरे ने बताया कि उस वक्त पिताजी के तन पर केवल एक पायजामा बचा था।
उठा ली थी। नेशनल रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया पिताजी को ठेकेदार के लड़के बंटी ने रॉड से मारा था उनकी पीठ पर। और एक बच्चे ने एक ईंट उठाकर फेंकी जो सीधे पिताजी की कनपटी पे लगी। एपेंडिसाइटिस। 8 मई की तपती गर्मी, तिरिच का जहर, ठेकेदार के बेटे बंटी के द्वारा मारा गया रॉड की पिटाई से तो भला किसी की भी मौत हो सकती। मुझे लगता है कि पिताजी को ये सारी घटनाएं बिल्कुल अवास्तविक और झूठ लग रही थी। पिताजी ने सोचा होगा कि भला उन्हें तिरिच क्यों डांटेगा। पिताजी ने सोचा होगा कि वो धतूरे का काढ़ा भला क्यों पीने लगे। उन्हें कचहरी जाने की क्या जरूरत है। झूठ, अवास्तविक। पिताजी को इन सारी घटनाओं पर बीच बीच में मंद मंद हंसी भी आ रही थी। पिताजी ने सोचा होगा कि वे चिल्लाएंगे और अपनी आवाज के सहारे इस सपने से मुक्ति पा लेंगे। हाँ, पिताजी को लगा होगा कि ये सारी घटनाएं तो बस सपना है। दरअसल मुझ में और पिताजी में बहुत सारी बातें समान रूप से। पिताजी को भी मेरी तरह सुरंग जैसा भयानक खोखला सपना आता था। वे भी अपनी आवाज के सहारे सपने से बाहर निकालना चाह रहे हैं। ठेले को इसलिए चला रहे होंगे कि उन्होंने सोचा होगा कि चूंकि ये सपना है तो इस ठेले से भला किसका क्या नुकसान होगा। ये ठेला किसी के सर पे लगेगा, उसकी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और सपना टूट जाएगा। सपना टूट जाएगा, पिताजी जाग जाएंगे। जब उठकर बाहर निकलेंगे तो वो देखेंगे आंगन में मेरी बहन सो रही होगी, उधर मां झाड़ू पोछा कर रही है। फिर पिताजी मुस्कुराते हुए देखेंगे कि आंगन में गौरैयों का झुंड भी आ चुका है। शाम 5 बजे पिताजी को सिविल लाइंस इलाके में रेलवे पटरियों के किनारे बचनी हुई मोचियों की गुमटी के पास देखा गया था। शाम के 5 बजे होंगे कि उन्होंने किसी मोची की गुमटी में अपना सर घुसाया। गुमटी में बैठा हुआ मोची राजू घबरा के बाहर निकल पड़ा। कौन आ गई? दरअसल उस मोची का घर मेरे गांव के पास में तालाब के किनारे था। वो पिताजी को बहुत अच्छी तरह पहचानता था, लेकिन उस वक्त वो पिताजी को पहचान नहीं सका क्योंकि पिताजी की हालत ऐसी थी। मोची राजू ने बताया कि उस वक्त पिताजी के शरीर पर केवल वो धारीदार चड्डी पहची हुई थी जो पिताजी अक्सर पहनते थे, और किसी चौपाए जानवर की तरह वो रेंग कर चल रहे थे। राजू मोची ने पिताजी से पूछा, मास्टर साहब, अरे ये तो हमारे गांव के मास्टर हैं जी। मास्टर साहब, राम स्वागत बाबू, अरे क्या हाल बना दिया आप लोगों। अरे हमारे गांव के मास्टर हैं, मास्टर। राजू मोची ने बताया कि पिताजी अस्पष्ट रूप से कुछ बोल रहे थे जो उसकी समझ में नहीं आ रहा था। राजू ने बताया कि पिताजी कुछ शायद अंग्रेजी में बोल रहे थे। I am retired headmaster of village बघेली। गांव के बाकी मोचियों ने
एक बाल्टी उठाई और पिताजी के शरीर पर पानी से वो भरी बाल्टी फेंकी। पानी से गीली मिट्टी पिताजी के चेहरे से लिथड़ चुकी थी। कुछ मुझियों ने बताया कि पुलिस के पंचनामे और पुलिस को गवाही देने के झंझट से बचने के लिए वे सिनेमा देखने चले गए। सिविल लाइंस के बगल में डिलाइट सिनेमा में उस दिन फिल्म लगी हुई थी, आन मिलो सजना। शाम 6 बजे पुलिस वालों के अनुसार शाम 6 बजे पिताजी की मृत्यु हुई थी। ठीक शाम 6 बजे का वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पिताजी का आमाशय बिल्कुल खाली हो चुका है। धतूरे का काढ़ा उल्टी के द्वारा, वॉमिटिंग के द्वारा बाहर निकल चुका था। कॉलर बोन बिल्कुल टूट चुकी थी। शरीर में कई जगह फ्रैक्चर के निशान थे। मेरा दोस्त खानू ये बताता है कि देखा त्रिच के जहर का करिश्मा। हाँ, मैंने कहा था कि त्रिच का जहर 24 घंटे के बाद भी अपना असर दिखा सकता है। पंडित राम अवतार शास्त्री जी यही कहते हैं, ये सब कुछ त्रिच के जहर का असर, धतूरे के कांटे का नहीं। शायद वो इस बात को सिद्ध करना चाहते हैं कि पिताजी की मृत्यु में धतूरे के काढ़े का कोई योगदान नहीं था। अब मैं अपने उसी सपने के बारे में आपको बताता हूं जो मैं अक्सर देखा करता हूं। मैं अपने दोस्त थानू के साथ वापस उसी जंगल में जाता हूं। मैं थानू को बताता हूं, थानू वो देखो, वो बूढ़ा कीकर का पेड़ जिनके ऊपर मधुमक्खियों के छत्ते लगे थे, वो देखो रक्षा नाला जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहता है, वो देखो चट्टानों का ढेर जो गर्मियों में बेहद गर्म हो जाता है और वहीं से त्रिच निकलता है। मैं पत्थर उठाता और त्रिच के ऊपर पत्थर से वार करने लगता हूं। थानू रोने लगता है। थानू मेरी भी किसी बात पे विश्वास नहीं करता है। लेकिन मैं तब देखता हूं कि मेरी सीने की हड्डियां बाहर निकल चुकी हैं, गाल पिचक चुके हैं और गाल की हड्डियां दिखाई दे रही हैं। अचानक मैं जब टॉर्च की रोशनी में देखता हूं तो सामने कोई जंगल नहीं है, सामने कोई चट्टानों का ढेर नहीं है, सामने कोई त्रिच नहीं है। मेरे पीछे हजारों लाखों घंटियां बजने लगती हैं। ये कोई जंगल नहीं है, ये कोई त्रिच नहीं है, ये शहर है। मैं जाग उठता हूं, मां आती है, ठीक उसी तरह से सर को सहलाती है, वापस मुझे रजाई में ढक देती है। मां कहती है कि तुम्हें आज भी सोते समय रोने की, चीखने की आदत है, आज भी तुम्हें रात में बड़बड़ाने की आदत है। मां मुझे वापस अकेला छोड़कर चली जाती है, लेकिन मैं जाते जाते मां से बस एक ही सवाल पूछता हूं, आखिर मुझे अब उस त्रिच का सपना क्यों नहीं आता? आखिर अब उस
तिरछ का सपना क्यों नहीं आता मां? आखिर वो तिरछ मेरे सपने में क्यों नहीं आता मां?